अंग्रेज जब आए तो अंग्रेजों ने हमारे समाज में कुछ नियम थे, कुछ परंपराएं थी, कुछ रीति रिवाज थे, उनको चेंज कर दिया। कोई भी चीज बदली जाती है या कोई भी चीज जब नई आती है, स्वभावतः लोग विरोध करते हैं, और भारत के लोग थोड़ा ज्यादा विरोध कर देते हैं, है ना। भारत के लोगों में स्टेटस को है, यथास्थितिवाद। क्या है? स्टेटस को, जैसा चल रहा है वैसा होना चाहिए, उसमें कोई भी चेंज आना। अंग्रेज आए, अंग्रेजों का सती प्रथा बंद। अंग्रेज आए, उन्होंने कहा समाधि प्रथा, कन्यावध बंद, मानव व्यापार बंद, बाल विवाह। और हमने कहा नहीं, तुम कौन होते हो बताने वाले? हमारी लुगाई रखें तो रखें, बाले तो बाले। तुम सती प्रथा कैसे बंद कर सकते हो? हमारा आदमी समाधि ले तो ले, तुम कौन होते हो बताने वाले? और तुम बताओगे कितने ब्याह करने चाहिए, कितने नहीं करने चाहिए। जो जितने रख सके उतना रखे भाई साहब। धीरे धीरे तो हालांकि अपने भी समझ में आ गया कि भाई वो चीजें सही नहीं थी, इसलिए बंद कर दी गई। आज हमारा पूरा समाज उन चीजों को एक्सेप्ट करता है कि वो चीजें अब होनी नहीं चाहिए, पर जब हुई थी तब हमने विरोध किया था। और ये भारत की परंपरा ही है जी। भारत में कोई काम होगा शुरुआत में उसका क्या होगा? हमने भाई साहब कंप्यूटर का विरोध किया है। भारत में जब कंप्यूटर आया था, हमारे नेताओं ने, सियाने सियाने नेताओं ने रैलियां निकाली थी कि कंप्यूटर नहीं आने देंगे, और कंप्यूटर आ गया तो भारत बर्बाद हो जाएगा। कैसे? कि आप कहते हो ना कंप्यूटर में इतना दिमाग है कि एक कंप्यूटर से 10 आदमियों को बराबर काम हो सकता है। कहा हाँ, कि 9 तो बेरोजगार हो गए। अब 10 आदमी मिलके काम करते हैं, फिर कंप्यूटर अकेला कर देगा। कंप्यूटर चलाने के लिए आदमी कितना चाहिए? एक, तो बाकी 9। अब हमें पता चला कि कंप्यूटर ने भारत को इतने रोजगार दिए, इतने रोजगार दिए, इतने रोजगार दिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति को 2008 के आसपास कहना पड़ा था, अमेरिका वालों पढ़ लो वरना इंडियन तुम्हारी सारी नौकरी खा जाएंगे। वहां सॉफ्टवेयर से जितनी संबंधित नौकरियां वो सारी किसके पास है? इंडियंस के पास है। दुनिया में जहां कहीं बीपीओ सेक्टर है, बीपीओ सेक्टर समझ गए, तो वहां पूरी पूरी नौकरियां किसके पास में है? मेरे एक सीनियर है, और वो भैया यहाँ जेनपैक्ट में जॉब करते हैं। जेनपैक्ट है अपना, यहाँ जेनपैक्ट में जॉब करते हैं। पूछा भैया क्या करते हो? कि मैं यार एक ऑस्ट्रेलियन बैंक में काम करता हूँ। वहां क्या करते हो? कि कॉल सेंटर है उनका, तो हम फोन उठाते हैं उनका। वहां से कोई फोन आता है कि भाई मेरे बैंक में रुपए कट गए, मैसेज आया मेरे पास, मेरे खाते में रुपए कितने हैं, मेरी चेकबुक नहीं आई। ऑस्ट्रेलिया से फोन हमारे पास आता है, इतनी दूर, और आप बताते हो कि हाँ। कैसे? कि यार ऑस्ट्रेलिया में ये काम महंगे पड़ते हैं, तो उन्होंने आउटसोर्स कर दिया। उन्होंने कहा तुम कर दो यार, बैठे बैठे जवाब ही तो देना है, तुम दे दो। तो हम यहां बैठ के जवाब दे रहे हैं। भारत के लोगों को ऐसी नौकरियां खूब मिली। 2 कारण, एक तो भारत के लोगों ने कंप्यूटर बहुत जल्दी सीखा, एक भारत के लोगों की इंग्लिश बहुत अच्छी है। मैं जब ये कहता हूं तुम मुस्कुराते हो, और तुम मेरे कहते हो खुद को तो देख। ऐसा ऐसे कैसे बोल सकता है? पर जब मैं भारत कहता हूं तो मैं साउथ इंडिया को भी शामिल करता हूं। किसको शामिल करता हूं? उनको तो आती है, उनको तो आती है। आप खुद भी ले लेते हो यार बहुत जल्दी, है ना, बहुत जल्दी ऑफेंड हो जाते हो। अरे अरे सर ऐसे कैसे कह दिया? साउथ इंडिया भी अपने के अंदर ही आता है, उन लोगों की तो इंग्लिश अच्छी है, इसलिए दुनिया में सबसे अच्छी इंग्लिश ही भारत के लोगों की है, कि और किसी को इंग्लिश आती नहीं। पहली बात तो दुनिया में इंग्लिश केवल उन लोगों को आती है जो अंग्रेजों के गुलाम थे, बाकियों को अंग्रेजी आती। और तो मैं पहली बार रशियन घूमने के लिए गए, तो एक तो क्या दुनिया में राइट साइड में ड्राइविंग केवल वो देश करते हैं जहां पे ब्रिटेन का राज था, बाकी सब लेफ्ट साइड में करते हैं। तो वहां पे जो हमारा ड्राइवर था वो लेफ्ट साइड से चलाए। अपने को अब लेफ्ट साइड में पहली बार को देखते हैं डर लगता है, क्योंकि वो चला चलता यूं घुमा दे, अपने लगता है भाई अपनी तो इधर से आ देता है ऐसे घुमाने के, अब वो यूं करते वो गई। तो हमने उसका यार ये कुछ तुम्हें गाड़ी नहीं चलानी आती यार, इधर बैठ के चलाया करो यार, समझ में नहीं आता तुम्हारे। तो हमारा जो गाइड था उसने कई देर तुम्हारी बातें सुनी, फिर उसने कहा कि इसमें क्या राजी हो रहे हो? तुम ये कहना चाहते हो कि तुम गाड़ी सही चलाते हो, हम गाड़ी गलत चलाते हैं। तुम केवल गाड़ी उस साइड से उसलिए चलाते हो, इसलिए चलाते हो क्योंकि तुम्हारे अंग्रेजों का राज था, इसलिए तुम्हें अंग्रेजी आती है, इसलिए तुम्हें ये है। बाकी आप विदेश में कहीं घूमने के लिए जाओ, अंग्रेजी नहीं आती लोगों को। मैं विदेश में जाके बड़ा अच्छा लगता है मेरे को, मुझे लगता है इनसे अंग्रेजी मेरी अच्छी है। रूस वालों से अंग्रेजी में बात करो, उनको समझ ही नहीं आ रही, हमें लगता है कि शानदार अंग्रेजी बोल रहे हैं अपने। उनसे थोड़ी ढंग की अंग्रेजी बोल दो तो उनके यूं पर खच्चे उड़ जाते हैं बेचारों। और तो मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ, पहली बार गए हमारे साथ उपेंद्र सरन, उनकी इंग्लिश भयंकर वाली धार फाड़ अंग्रेजी वैसी। किसी जाके एयरपोर्ट का रास्ता ही पूछा तो उसको ये नहीं समझ में पूछ क्या रहे हैं, फिर उसको हमने समझाया एयरपोर्ट एयर फ्लाई फ्लाई, एयरप्लेन एयरप्लेन, मॉस्को टू इंडिया मॉस्को टू इंडिया। उसने कहा एयरपोर्ट एयरपोर्ट, हाँ मैं एयरपोर्ट।
कितना जल्दी समझ में आया मुझे। फालतू में इतनी लंबी चौड़ी अंग्रेजी बोली। भाषा आंखों से भी समझाई जा सकती है भाई साहब, इशारों से भी समझाई जा सकती है। तो वो बात है। तो भारत के लोगों ने कंप्यूटर तक का विरोध किया है जी। हमने रंगीन टीवी का विरोध किया है कि भारत में रंगीन टीवी नहीं आना चाहिए, क्योंकि रंगीन टीवी आने से हमारी संस्कृति खराब हो जाएगी। हमारे बच्चे रंगीन रंगीन चीजें देखेंगे तो हमारी पीढ़ियां रंगीन हो जाएगी। फिर ये समझाया लोगों ने कि भाई साहब तुम वैसे रंगीन ही हो रहे, तुम्हारी जैसी जनसंख्या बढ़ती जा रही है ना, तुम्हारी रंगीनियत में कोई कमी, उल्टा मनोरंजन के साधनों का विकास होने दो, जनसंख्या में कमी आएगी तुम्हारी थोड़ी बहुत। तो भारत के लोग है जी, हर नई चीज आती है तब उसका क्या होता है। तो उस समय अंग्रेजों ने भी जब ये नियम बनाए था, हमने उनका क्या किया, हमें लगा कि यार अंग्रेज दूसरे देश के, इसलिए हमारे मामलों में क्या कर रहे हैं, ये तो होगी समाज की बात। दूसरा बचा धर्म। अंग्रेजों का धर्म कौन सा, भारत में बेसिकली हिंदू या मुसलमान। अंग्रेज ये चाहते थे भारत के लोगों को क्या बना दिया जाए, ईसाई, है ना। उनका यूरोपियंस का पूरा सिद्धांत ही था 3G। कौन सा सिद्धांत था, कि हम जहां कब्जा करेंगे वहां से गोल्ड कमाएंगे, जहां कब्जा करेंगे वहां पे ग्लोरी मिलेगी अपने को, और जहां कब्जा करेंगे वहां पे अपने धर्म का क्या करेंगे। तो कौन से सिद्धांत पे चलते थे, गोल्ड, ग्लोरी, और जहां कब्जा करेंगे, बिजनेस करेंगे तो क्या मिल जाएगा, जहां कब्जा करेंगे उस देश पर अपना कब्जा हो जाएगा तो अपने क्या मिलेगी, और जहां कब्जा करेंगे वहां लोगों को ईसाई बनाएंगे तो अपने धर्म का प्रचार प्रसार होगा, तो अपने गोल्ड का प्रचार प्रसार होगा। तो उन्होंने यहां पर कहा लोगों को, भाई तुम्हें क्या बनाएंगे हम, ईसाई। क्या तरीका हो ईसाई बनाने का, तो उन्होंने लोगों को समझाया कि भाई तुम ईसाई बन जाओ। तब 2 तरीके होते हैं, देखो कोई भी नई चीज बेचनी होती है ना, उसका 2 तरीका है कि आपको अपनी चीज की तो अच्छी बातें बतानी पड़ेगी, और जो पुरानी चीज है उनकी बुराई करनी पड़ेगी। भाई मैं यदि पंखे की दुकान खोलूं, तो मेरे दुकान में आप पंखा लेने के लिए तो मैं आपको बताऊंगा कि मेरा पंखा अच्छा कैसे है। तो मैं बताऊंगा कि भाई ये बिजली की बचत करता है ना, कम बिजली खाता है, कोने कोने तक हवा पहुंचाता है, आवाज भी ज्यादा करता। फिर मैं साथ में पड़ोस वालों की आलोचना करूंगा, मैं कहूंगा वैसे तो ये 50 रुपए सस्ता दे देंगे, पर इन वाला पंखा वैसे चलता है वैसा घड़ 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 क्यों लगा, अब गिरा, अब गिरा। और यदि कभी मेहमान आ गए घर में ज्यादा और कोने में कोई बैठ गया तो वहां तो हवा भी जाती, बेइज्जती हो जाएगी। तो ऐसा गर्मी मार दिया था। और यदि आप बिजली वाला मीटर देख लेंगे तो हार्ट अटैक से मर जाओगे, इतना तेज घूमता है, बिल बिजली और ज्यादा खाता है, इसलिए वो नहीं लेना, मेरे वाला लेना। ऐसा ही कुछ होगा, कोई दुकानदार इसी बातें करेगा। ईसाइयों ने भी ये करना शुरू किया। ईसाइयों ने कहना शुरू किया कि भाई ईसाई धर्म दुनिया का सबसे अच्छा धर्म है। तो वो बताते हैं देखो हमारी जाति नहीं है, हमारे भेदभाव नहीं है, महिलाओं को भी बराबर के अधिकार है, सब अपनी अच्छी अच्छी बातें बताते। साथ में उन्होंने हिंदुओं मुसलमानों की बुराइयां करनी शुरू कर दी, और उन्होंने वैसे कहना शुरू कर दिया, भाई हिंदुओं तुम्हारे तो समझ में नहीं आता यार, कितने के भगवान है, और कैसे कैसे भगवान है यार। कोई तुम्हारे भगवान जी है जिसने सूंड लगा रखी है, कोई भगवान जी है जो तुम्हारे मोटा है, कोई पतला, ऐसे कोई भगवान जी थोड़ी होते हैं। मैं कहता हूं, मैं गणेश जी के बारे में खुद कह लेता हूं कि गणेश जी महाराज यार मोटे ताजे नैनो पे घूमते रहते हैं, है ना, इतनी छोटी सी गाड़ी क्यों, उनके पास गाड़ी बड़ी होनी चाहिए, तो मेरे को बुरा नहीं लगता। पर कोई तीसरा आदमी मेरे को आके गणेश जी के सूंड है तो मेरे को लगता है मैं इसकी सूंड तोड़ दूं। गणेश जी भाई मैं कह सकता हूं माई फ्रेंड गणेशा, तीसरे आदमी को कहने का अधिकार है। तो हम लोग इनसे बड़े नाराज थे। लोग जब पढ़ेंगे, एजुकेशन आएगी तो नौकरियां आएगी, क्या आएगी, और नौकरी पैसा जो लोग होते हैं, जो सर्विस क्लास होता है वो मिडिल क्लास होता है। क्या होता है, किसी भी सोसाइटी में 3 लेवल हो सकते हैं, अपर क्लास, लोअर क्लास, एक मिडिल। इनमें मिडिल क्लास हमेशा पढ़ा लिखा होता है। सबसे अधिक पढ़ा लिखा कोई होता है तो कौन सा होता है, उसके पास में सबसे अच्छी एजुकेशन होती है, क्योंकि वो नौकरी वाला वर्ग है, नौकरियां मिलती है एजुकेशन से, इसलिए वो पढ़ा है। इसलिए हर समाज में चेंज लाने का प्रयास यदि कभी किसी ने किया तो वो किसने किया है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, कभी भी किसी भी चीज की सफलता बतानी होगी। फ्रांस की क्रांति क्यों सफल हो गई थी, लेकिन वहां क्या था, मिडिल क्लास। अमेरिका की क्रांति क्यों सफल हो गई, क्योंकि वहां पे क्या था, मिडिल क्लास। इंग्लैंड के अंदर ये सुधार क्यों हो गए, क्योंकि वहां पे क्या था, क्योंकि जब पढ़ा लिखा आदमी होता है ना, वो सोचता है, वो नए नए तरीके सोचता है, क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता है। अपर क्लास के पास में ज्यादा एजुकेशन नहीं होती, या उसकी एजुकेशन अलग प्रकार की होती है। लोअर क्लास को पढ़ने के मौके नहीं मिलते। गरीब आदमी के सामने मुख्य समस्या यह है कि रात की रोटी खाली सुबह कैसे मिलेगी, सुबह की खाली तो वापस शाम को कैसे मिलेगी। तो वो ज्यादा पढ़ाई लिखाई की तरफ ध्यान नहीं देते। अपर क्लास की पढ़ाई अलग प्रकार की। अंबानी का बेटा पढ़ता है, पर वो ऑस्ट्रेलिया से मैनेजमेंट का अलग ही डिप्लोमा करता है। ये अपना ही क्लास है जो ये RS-IS दे रहा है, इसलिए अलग अलग प्रकार की चीजें पढ़ रहा है। तुम्हें लगता है कि अंबानी का बेटा कभी सोचता होगा RS की वैकेंसी कब आ जाएगी, इस बार तो भर ही देता हूं फॉर्म, पक्का पक्का सिलेक्शन करवा ही लूंगा, नहीं है ना। पर हम सोचते हैं, हम कितने प्रकार से सोचते हैं। अभी हम
केवल यह है कि 57 की क्रांति के कारण क्या है, उस पर भी हम 10 प्रकार से सोच रहे थे। क्या ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये चीजें दिमाग के तंतु खोलती है आपके। आप नोटिस कीजिए, 57 की क्रांति की थी राजाओं ने। किसने की थी? अपर क्लास था। हमारे समाज का अपर क्लास था भाई, राजाओं से बड़ा क्लास को ना। और क्रांति फेल है, क्रांति असफल रही। उनके दिमाग में हथियार लेके मारो अंग्रेजों को भगा देंगे, लेकिन अंग्रेज भागे नहीं। आगे जब हमारा नेशनल मूवमेंट चलता है, वो चलाता है मिडिल क्लास। कौन चलाता है? सफल है, क्योंकि उनके वो पढ़े लिखे थे, तो उनके समझ में आया कि बंदूकों से अंग्रेज आज भागे न कल भागे, तुमसे अच्छी है उनके पास, मारेंगे भाई साहब वापस। इसलिए उन्होंने कहा अंग्रेज तभी भागेंगे जब देश की जनता यूनाइट होगी। तो देश की जनता को यूनाइट कैसे किया जा सकता है? तो ऐसे इश्यू होने चाहिए जिनमें वायलेंस नहीं हो। इसलिए गांधी जी नॉन वायलेंस ले आए, क्योंकि गांधी जी पढ़े लिखे हैं। आप देखिए जितने उस समय नेता, नेशनल मूवमेंट के किसी भी नेता का नाम उठाइए, गांधी जी, क्या वो कहीं के राजा थे? क्या वो एकदम गरीब से आदमी थे? लंदन पढ़ गए थे उस समय, पढ़े लिखे थे। नेहरू जी क्या एकदम गरीब से आदमी थे? क्या वो कहीं के राजा थे? वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, सारे पढ़े लिखे हैं। उस समय की जो अच्छी एजुकेशन थी वो सबकी उनकी ली हुई थी। वो मध्यम वर्ग है हमारे समाज का। उनमें से कोई वकील था, कोई उनमें से आईएएस था, कोई उनमें से छोटा उद्योगपति था। उन सबके पास में सोचने समझने की शक्तियां थोड़ी ज्यादा थी। इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, हथियार लेके लड़ना। 57 की क्रांति के 90 साल बाद अंग्रेजों को झुकाने में कामयाब हो गए। वो वापस 100 साल ही नहीं लगे, 1957 नहीं आया, उससे पहले। मैं कई बार सोचता हूं, गांधी जी मुझे बड़े रोचक लगते हैं कि यार एक बंदे ने इस बात पर आंदोलन किया कि नमक पे टैक्स लगा दिया। किस पे टैक्स लगा दिया? मैं सोचता हूं यार नमक पे कितना टैक्स लगा होगा। नमक की थैली आज भी आती है 10 रुपए की। तुम थोड़ा टाटा का नमक, देश का नमक खाते हो, आयोडीन वाली थैली तो आ जाती है 6 की, है ना, 6-7 रुपए। वो जो व्हाइट वाला था 10 रुपए हाईएस्ट उसका। तो यदि 10 रुपए की भी आती है वो, तो उस पर टैक्स कितना लगता होगा? 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया। तो जब वो थैली 10 पैसे की आती होगी, तब टैक्स कितना होगा? और कम हो गया। उस पर भी गांधी जी का आंदोलन है, 1 पैसा भी क्यों दें? क्योंकि गांधी जी जानते थे नमक घर घर की जरूरत है। इस बात पे सारे इकट्ठे हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात, नमक वाली बात में महिलाएं सबसे अधिक इकट्ठी होगी। रसोई में काम तो महिलाएं कर रही है, और जिस आंदोलन में महिलाएं शामिल होगी, सरकार लाठीचार्ज नहीं कर सकती। महिलाएं और बच्चे होंगे, सरकार 4 बार सोचेगी कि लठ मारने कि नहीं मारने। खाली युवा युवा होंगे ना, सरकार के लंबे करो इनको, सड़क पे लिटाओ भाई साहब ढंग से, है ना। जितनी चित्र परेड कर सकते हो उतनी की जाए। यूनिवर्सिटी में आंदोलन होता है, आप देखते हो छात्रों को भगा भगा कर मारा पुलिस ने, आता है। महिलाओं के आंदोलन सरकार कर देती है, अभी भी कर लेती है, पर इतना जल्दी से उनके ऊपर ऐसा कोई भी एक्शन होगा? गांधी जी ने सबको कहा नॉन वायलेंस। जब आपके पास हथियार नहीं होंगे ना, तो भी सरकार को 4 बार सोचना पड़ेगा कि करेंगे नहीं करें, करेंगे नहीं करें। जब गांधी जी ने नमक वाला आंदोलन शुरू किया था ना, तो गांधी जी का भारत में दूसरा बड़ा आंदोलन था। पहले नॉन कोऑपरेशन कर चुके थे, सफल नहीं हुआ था। ये दूसरा सिविल डिसोबीडियंस था उनका, सभी ने अवज्ञा था। तो लोगों में थोड़ा जोश था, लोगों ने कहा बापू इस बार आ रही है पार, चलते हैं बाहर निकल के अंग्रेजों को मारते हैं। और बड़ी अपने को नमक बनाने के लिए यात्रा निकालनी है, खूब सारे लोग चलते हैं। गांधी जी केवल 78 लोगों को लेकर रवाना हुए। कितने लोगों को? 78। जबकि साबरमती आश्रम भरा पड़ा था। गांधी जी ने कहा ना, ज्यादा लोग नहीं चलने चाहिए, क्योंकि शुरुआत में ज्यादा लोग चले तो अंग्रेज यात्रा ही रोक देंगे। इसलिए शुरुआत में कम लोग चलो, तो अंग्रेजों को डाउट ही नहीं होगा कि हम कुछ बड़ा करेंगे। धीरे धीरे बीच में लोग शामिल होंगे। 78 से 88, 88 से 98, 108, हर गांव से 10-10 लेंगे। लास्ट में जाते जाते रैली नहीं है, रेला है, गांधी जी का मेला है ना। ये बात लास्ट में कर लेंगे, वैसा अभी क्यों करना है? तो गांधी जी का भाषण है साबरमती आश्रम में। गांधी जी उसमें कहते हैं, लोगों ने कहा बाबू इस बार करो या मरो, तो आप तो छुट्टी दो यार, मार देंगे अंग्रेजों को। तो गांधी जी ने कहा, मैंने सबको एक मैसेज किया कि साबरमती आश्रम में आ जाओ, यहां से हम एक रैली शुरू करेंगे, एक यात्रा शुरू करेंगे। और मैंने कहा सब अहिंसक रूप से आना, अहिंसा का पालन करेंगे। तो जब तुम अपने घरों से आ रहे थे, क्या अंग्रेजों ने रोका? ना बापू, रास्ते चलते आदमी कौन रोके? कहा यदि मैं आपको यह कहता कि सब हथियार लेके आना, तो क्या अंग्रेज आने देते? कि घर के बाहर ही पकड़ लेते, घर से बाहर ही नहीं निकलने देते? ये ताकत है।
वो पढ़ा लिखा आदमी था, वो इस बात को समझता था। इसलिए जिस सोसाइटी में मध्यम वर्ग होता है वो सोसाइटी हमेशा डेवलप होती है। इसलिए सोसाइटी में सबसे अधिक आवश्यक क्या होता है? आप और जो दिए, आजादी का आंदोलन छोड़िए, समाज सुधार है। सती प्रथा के लिए कानून कौन बनवाए? राजा राम मोहन राय। विधवा विवाह के लिए कानून कौन बनवाए? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। बाल विवाह के लिए कानून कौन बनवाए? हरविलास शारदा। क्या ये राजा थे क्या कहेंगे? क्या एकदम गरीब से आदमी थे क्या? भयंकर पढ़े लिखे थे। राजा राम मोहन राय को 28 भाषाएं आती थी। पढ़ा लिखा व्यक्ति था वो, पढ़ा लिखा व्यक्ति था तो समझता था। उसने वेदों से, पुराणों से, उपनिषदों से इतने एग्जाम्पल निकाले कि जब सब वेदों में सती प्रथा नहीं है तो भारत में सती प्रथा क्यों है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने पराशर स्मृति के श्लोक निकाल रहे थे कि विधवाओं की शादी पहले भारत में होती थी तो अब भी होनी चाहिए। दयानंद सरस्वती पुराने श्लोक निकाल के लाए वेदों से कि बाल विवाह नहीं होते थे, हमारी जाति प्रथा नहीं थी, हम छुआछूत करते नहीं थे, हमारी लड़कियां पढ़ती थी, हमारी लड़कियां डिबेट में भाग लिया करती थी। ये एग्जाम्पल है हमारे पास में। पढ़ा लिखा आदमी तभी ये सब कर गया। लेकिन किसी भी सोसाइटी में क्या होना जरूरी है ना? हम सब कौन से वर्ग के लोग हैं? पढ़ा लिखा जो भी सोसाइटी होगी वो हमेशा कैसी होगी? इसलिए किसी भी समाज में क्या होना सबसे अधिक आवश्यक है? मैं और सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। आजाद जब हुआ ना भारत, हिंदू क्या है भाई? अंग्रेज जब आए तब भारत में हिंदू और मुसलमान है, पर अंग्रेज जब आए तब भारत में राजा मुसलमान थे। मुगल बादशाह का राज था। अंग्रेजों ने मुगल बादशाह के राज को हटाया, इसलिए मुसलमानों की अंग्रेजों की ज्यादा आपस में बनी नहीं। और मुसलमानों को हमेशा लगता था अगर अंग्रेज हमारा राज खा गए। इसलिए 57 की क्रांति में देखो सारे विद्रोही मुसलमान हैं। आप नोटिस करो, रिसालदार मेहराब खान, लियाकत खान, फैजुल्ला खान, सब जगह मुस्लिम क्रांतिकारी जरूर है सारे के सारे। और बड़ी मात्रा के अंदर 57 की क्रांति में मुस्लिम क्रांतिकारी थे कि उनको लगता था अंग्रेज हमारा राज खा गए। इसलिए अंग्रेजों में उनमें दूरी रही। हिंदुओं में अंग्रेजों में इतनी दूरी नहीं रही। उल्टे अंग्रेजों ने जब स्कूलें शुरू की, हिंदू उनकी स्कूलों में जाने लग गए, हिंदू अंग्रेजी पढ़ने लग गए, हिंदू नौकरियां लगने लग गए। मुसलमान उससे भी दूर रहे। मुसलमान कहना अंग्रेजों के स्कूल में नहीं जाएंगे, अंग्रेजों की नौकरियां नहीं करेंगे, तो मुसलमानों के पास नौकरियां कम, हिंदुओं के पास नौकरियां ज्यादा। इसलिए हिंदुओं में मध्यम वर्ग ज्यादा, मुसलमानों में मध्यम वर्ग कम। इसलिए हिंदुओं ने अपने समाज सुधार आजादी से पहले ही कर लिए। इसलिए हो गया कि भाई सती प्रथा बंद हो गई, बाल विवाह बंद हो गया, कन्यावध, बहुत बड़ी मात्रा में इन चीजों पर रोक लगने लग गई। और जिन पे रोक नहीं लगी उन पे अंबेडकर साहब ने आके कहा साहब ये गलत है, और हमने कानून पारित कर दिया गलत है। संविधान के अंदर ही आज के 75 साल पहले संविधान में कानून बना दिए, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। एक व्यक्ति एक ही शादी करेगा, ये इस प्रकार का अधिकार है, इस प्रकार का अधिकार है। मुसलमानों में मिडिल क्लास नहीं था, इसलिए समाज सुधार अभी तक रुके हुए। और जब तक पूरा मिडिल क्लास ढंग से डेवलप नहीं होगा तब तक समाज सुधार उस गति से नहीं हो पाएंगे जिस गति से होने चाहिए। होंगे धीरे धीरे होंगे। जैसे जैसे मिडिल क्लास आएगा अपने आप इन चीजों को तोड़ देगा। वो अपने आप डिमांड करेगा कि ये सब चीजें होनी चाहिए, इन चीजों की हमें कोई आवश्यकता। तो किसी भी देश में, किसी भी समाज में, किसी भी क्रांति में सबसे अधिक काम की चीज क्या है? तो अपने भी मध्यम वर्ग आया, वो मध्यम वर्ग आया तो उसने आगे लीड किया, उसने लीड किया तो देश को आजादी भी दिलाई। तो ये नेता मैंने 2 नाम लिखवाए, देखो कौन? विजय सिंह बथिक और जयनारायण। राजा थे क्या कहीं के? साधारण नेता पर पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे थे तो जनता को समझाने में कामयाब रहे, पढ़े लिखे तो ये समझते थे अखबार निकालने हैं, है ना, हम आगे पढ़ेंगे। इन सब लोगों ने अखबार निकाले क्योंकि इनके दिमाग में था कि यार एक तो मैं एक आदमी हूं, है ना, और मैं कहूं यार मेरे को कोई चीज लोगों को समझानी है तो मैं कैसे समझाऊं? मैं आप 100 लोगों को, 1000 लोगों को इकट्ठा करूं और मैं आज बता दूं ये करना है, ये करना है, ये करना है। अब आप अपने घर गए, अब मैं दूसरे दिन और 1000 लोगों को, तीसरे दिन और 1000 लोगों को, फिर तो मेरी पूरी जिंदगी लोगों को समझाने में निकल जाएगी। इन्होंने कहा ना, अखबार निकालो, लाख लोगों तक सीधा ही पहुंच जाएगा। फिर मैं जा जा के बताऊंगा तो आप 1000 लोगों को एक बार में एक बात बताई, अब ये बात दोबारा आपको रिपीट नहीं कर सकता, दूसरे दिन दूसरे लोगों को बताना। अखबार में तो मैं सेम बात 10 दिन रिपीट करूंगा। एक दिन ईश्वर चंद्र विद्यासागर आगे कह गए विधवा विवाह करना चाहिए, लोगों ने, आधों ने मानी, आधों ने नहीं मानी, कुछ कुछ लगा गया ठीक कर रहा होगा, कुछ लगा झूठ बोलता नहीं करना चाहिए, पहले बढ़ के नहीं करते थे, हम क्यों करें? पर अखबार आया, अखबार में 10 दिन तक लिखा गया विधवा विवाह क्यों आवश्यक है, क्या पहले होता था विधवा विवाह, विधवा विवाह की क्या हानियां है, क्या कहते हैं भारत के पुराने ग्रंथ। 10 दिन तक एक आदमी सेम बात पढ़े, कुछ तो दिमाग में जाता होगा। तो इन लोगों ने इन चीजों को बहुत अच्छा सा पकड़ा था। इसलिए सोसाइटी में सबसे अधिक आवश्यक क्या होता है? अंग्रेजों का अप्रत्यक्ष प्रभाव रहा कि अंग्रेजों के चक्कर में हमारे आगे एजुकेशन, एजुकेशन के चक्कर में हमारे क्या आ गया? मध्यम वर्ग, मध्यम वर्ग आ गया तो उसने किसका नेतृत्व कर दिया? राष्ट्रीय आंदोलन। पहले बड़ी बात, क्रांति जब हुई थी तो व्यापारी जो थे, व्यापारियों ने अंग्रेजों का साथ दिया। व्यापारियों ने किसका साथ दिया? क्योंकि व्यापारी शांति चाहता है। व्यापारी क्या चाहता है? और अंग्रेज शांति तो ले आए थे। अंग्रेजों आने के बाद लड़ाइयां बंद हो गई थी,
ये तो माननी पड़ेगी कि अंग्रेजों के आने से पहले जब जी में आता तब तो एक अफगानिस्तान वाले उठ के आ जाते। उनको जब खर्चा पानी चाहिए होता था, लिए 5-1000 लोग और आगे तोड़फोड़ करके चले जाते। साहबाद नादिर शाह आ गया, आज अहमद शाह अब्दाली आ गया। मतलब अहमद शाह अब्दाली ने तो पंजाब पर इतने अटैक किए थे अपने कि उसके बारे में लाइन ही बन गई थी कि पंजाब में लोग यूं कहते कि जो पेट में भर लिया ना, खा पी लिया, वही अपना है, बाकी तो अहमद शाह ले ही जाएगा। खादा पीदा लई दा, बाकी अहमद सही दा। जो खा लिया पी लिया वो अपना है। मैंने रोटी खा ली 4, मेरे पेट में पड़ी, ये मेरी है, बाकी तो रोटी भी अहमद शाह के सैनिक उठा ले जाएंगे। एक्स्ट्रा रोटियां भी बनाने की आवश्यकता। इतने अटैक हो रहे थे। अंग्रेजों ने आने के बाद बाउंड्री सिक्योर की। उन्होंने किसी का इधर किसी ने कदम रख लिया ना, टांगे तोड़ देंगे, देख लेना। राजाओं की आपस की लड़ाइयां बंद होगी। व्यापारी हमेशा क्या चाहता है, इसलिए क्रांति में व्यापारियों ने अंग्रेजों का खूब साथ दिया। तो व्यापारियों की सबसे बड़ी सहायता यह है कि उनका माल फटाफट बिक जाए, जो बनाया है वो फटाफट मार्केट तक पहुंच जाए, रॉ मटेरियल चाहिए फटाफट उनकी फैक्ट्री तक पहुंच जाए। अंग्रेज पूरे भारत में रेलवे लाइन बिछा गए। तो हालांकि अंग्रेजों ने रेलवे लाइन बिछाने का एक कारण यह था कि 57 की क्रांति को दबाने में अंग्रेजों को बड़ा जोर आया था। आज क्रांति होगी कानपुर, आज होगी लखनऊ। अब कानपुर से लखनऊ जाओगे कैसे? रेलगाड़ियां थी नहीं, बाकी गाड़ियों से आप धीरे धीरे पहुंचोगे। रोड इतनी डेवलप नहीं हो पाई थी। इसलिए अंग्रेजों ने रेलवे लाइन का एक बड़ा कारण तो यह था कि दोबारा कभी क्रांति जैसी बात आए तो एक जगह से दूसरी जगह सोल्जर आराम से पहुंच जाएंगे। पर उसका एक फायदा यह भी हुआ कि ट्रेड रूट्स जो थे वो बन गए और सारे ट्रेड सेंटर आपस में कनेक्ट हो गए। अब रॉ मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, जो तैयार माल है वो वहां से बिकने वाले मार्केट तक पहुंच सकता है। व्यापारी की फायदा है, घाटा है। अब ये व्यापारियों के लिए अंग्रेजों ने फिर ये आए टेलीफोन तार, ये सब आने लगे। ये भी अपने आप में फायदा, पता चल जाएगा कहाँ कितना माल मंगवाना है आपको। वरना मेरे को माल मंगवाना है कहीं से, मैं वहां मेरा बंदा भेजता हूँ, बंदा 20 दिन बाद में जाता। अब मेरे पास फोन था, मेरे पास तार था, मैं जल्दी सामान मंगा लिया करता था। तो ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन क्या क्या डेवलप हुए। ये अंग्रेजों ने किए तो अपने वाले भारत में थे, पर अंग्रेजों के साथ में कौन रहते हैं? राजा। उनके समझ में अपने भी तो होने चाहिए। इसलिए आप और नोटिस करें, अपने भारत में राजस्थान में रेलवे राजाओं के टाइम में आ गई। ज्यादातर जो पुराने जो रेल चलती है वो राजाओं के टाइम में आने लग गई थी अपने आप।